तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं प्लांट में, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि पानी ये नीचे से लिया पेड़ जड़ से, अब इस पत्ते में पहुंच गया, लेकिन इस पत्ते में से भी पानी को तो उड़ाना है, वरना ये पूरा पानी इसमें जमा हो जाएगा। तो इस पत्ते में से जो पानी का उड़ना होता है उसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है कि पेड़ से पानी का ह्रास होना, पेड़ से पानी का क्या होना, ह्रास होना। तो यहाँ पे यही लिखा है, पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में ह्रास होना, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। प्रीवियस चैप्टर की तरह इस चैप्टर को भी हम वाष्पोत्सर्जन को जो पादप में होगा, ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, 10 पॉइंट में समझेंगे। ये 10 पॉइंट आप समझ लेंगे तो आप सारा सवाल सॉल्व कर पाएंगे आगे। पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन पादप में, यानी कि इसको इंग्लिश बोलेंगे ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। पहले तो इसका अर्थ जानेंगे कि वाष्पोत्सर्जन होता है क्या। तो अभी मैंने बताया है कि पौधों से वाष्प के रूप में, यानी कि वेपर के रूप में जल का ह्रास होना, पौधे में से पानी का उड़ना। फिर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये पूछता है कि पादप में वाष्पोत्सर्जन यानी कि पौधे से जल में जो ह्रास होगा क्या क्या चीज़ से होगा। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है, या तो वह लिप्स के स्टोमाटा से हो जाएगा, अब स्टोमाटा का स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, या फिर लिप्स के क्यूटिकल से होगा, या फिर स्टेम के लेंटिसेल से होगा। अब तीनों शब्द एकदम रटे जाए कि पादप में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जल का ह्रास, वह 3 जगह से होता है, या तो लिप्स के स्टोमाटा से होगा, या लिप्स के क्यूटिकल से होगा, या स्टेम के लेंटिसेल से होगा, और इसके अलावा कोई भी जगह से वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन जब भी बोल रहे थे इसका मतलब क्या हो गया कि आपका पानी का ह्रास होना पौधे में। तो वो कहाँ से होगा, मान लीजिए कि ये तना है, तो इस तना पे एक लेंटिसेल्स नाम का एक चीज़ उपस्थित होगा, यहाँ पर से हो सकता है पानी का ह्रास पौधों में से वाष्पोत्सर्जन, या फिर ये पत्ती जो है तो इस पत्ती में से भी, पत्ती में भी 2 जगह से होगा। इस पे इस पत्ती में एक स्टोमाटा यानी कि छिद्र टाइप का गोल गोल बना रहेगा, वहाँ से भी वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। और फिर इसी पत्ती में एक और भी चीज़ लिप्स पे बना रहता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, यहाँ से भी पानी का उत्सर्जन यानी कि वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें आपको स्टोमाटा का जो फिगर है और फंक्शन है उसको एकदम दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमाटा का हिंदी होता है रंध्र। रंध्र मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप पत्ती देखिएगा तो पत्ती पे, जैसे कि पत्ती है, इस पर छोटा छोटा छिद्र पाया जाएगा, उसी को बोलते हैं रंध्र। छिद्र मतलब होल, होल टाइप का चीज़, छिद्र पाया जाएगा, उसी को बोलते हैं रंध्र। अब इसी एक रंध्र है, इसका हम फिगर आपको इसमें दिखा रहे हैं। अब इसी रंध्र है, इसका हम फिगर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये रंध्र का यानी कि स्टोमाटा का फिगर है। स्टोमाटा में जो बीच में जो ये जो चीज़ दिखाई पड़ रहा है आपको ऐसे शेप में, ऐसे, ये, तो इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलेंगे, गार्ड सेल। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट गार्ड सेल ही है, इसका फंक्शन हम बताएंगे। फिर एक होता है जो गोल गोल दिया हुआ साइड में सभी में, इसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल। क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल। फिर जो गार्ड सेल के बगल में जो है ऐसे ऐसे बना हुआ लाल कलर में, उसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल। और बीच में जो ये छेदा दिया हुआ है इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये तीनों याद रखना है कि कौन गार्ड सेल है, कौन एपिडर्मल सेल है, कौन स्टोमाटा सेल। आपको हम एक ओरिजिनल पिक्चर भी दिखा रहे हैं अच्छा से कंप्यूटराइज, उस पर भी समझा रहे हैं। देखो, ये है स्टोमाटा यानी कि रंध्र का पिक्चर है, रंध्र का फोटो है। इसमें ये हमने बताया था कि रंध्र क्या चीज़ से मिलकर बना रहेगा। तो रंध्र के अंदर जो ये रहेगा ऐसे हरा कलर का, ये है गार्ड सेल। यही क्या है कि जब पानी इन होता है या बाहर आता है तो बंद या खुलता है पत्ती से, इसी का नाम है गार्ड सेल। यही मेन फंक्शन इसी का देखेंगे हम लोग। फिर से गार्ड सेल के बगल में जो एक सेल बना हुआ है ऐसे ऐसे, ये सब जो दिखाई पड़ रहा है आपको, तो इसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल। क्या है, सब्सिडरी सेल। फिर इस सब्सिडरी सेल के ऊपर में जो ऐसे ऐसे बना हुआ है चारों तरफ गोल गोल, इसको बोलेंगे हम लोग एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। तो स्टोमाटा में क्या क्या होता है, स्टोमाटा में होता है गार्ड सेल, फिर उसके पीछे होता है गार्ड सेल के पीछे सब्सिडरी सेल, फिर उसके पीछे होता है सब्सिडरी सेल के पीछे ये एपिडर्मल सेल। अब इसमें हर एक का फंक्शन अलग अलग है, एकदम ध्यान से समझेंगे। एक फिगर आपको और दिखाते हैं, जैसे कि ये लीफ है, पत्ती,
इसी में एक छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। छिद्र जैसे यहाँ पे छिद्र दिखाई पड़ रहा है, ये एक छिद्र है। इसी को कहते हैं स्टोमाटा। इसी को क्या कहेंगे? स्टोमाटा। तो ये जो इस छिद्र से क्या होता है कि कोई भी गैस आ भी सकता है और कोई भी गैस जा भी सकता है, और पानी का वाष्पोत्सर्जन भी यहीं से होता है। ठीक है। गार्ड सेल के बारे में आपको यहाँ पर ये याद रखना है, आपसे सवाल पूछता है कि बताइए जो स्टोमाटा है यानी कि रंध्र, वह खुलता और बंद किस कारण से होगा? इसका जो मुंह है ये बंद और खुलता किस कारण से है? तो इसका आंसर होगा गार्ड सेल के कारण। ये क्या होता है कि जब गार्ड सेल के अंदर पानी आ जाता है, पानी आएगा ना अंदर में, अगर गार्ड सेल के अंदर घुसेगा, स्टोमाटा में जब पानी घुसेगा, गार्ड सेल के अंदर घुसेगा, तो इस समय रंध्र यानी कि स्टोमाटा का मुंह खुल जाता है। लेकिन अगर रंध्र से पानी बाहर जाएगा, गार्ड सेल से पानी बाहर जाएगा, तो इस समय रंध्र यानी स्टोमाटा का मुंह बंद हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, जब पत्ती में पानी आएगा तो उस समय रंध्र यानी स्टोमाटा का मुंह गार्ड सेल क्या करेगा? खोल देगा। लेकिन जब पानी बाहर निकलेगा, जब पानी बाहर निकल जाएगा, पत्ती से बाहर निकलना चाहेगा, तो इस समय गार्ड सेल क्या करेगा? स्टोमाटा का मुंह बंद कर देगा। तो पानी जब पत्ती के अंदर आए तो गार्ड सेल स्टोमाटा का मुंह खोल देता है। अब पानी जब बाहर जाए पत्ती से, तो उस समय गार्ड सेल स्टोमाटा का मुंह बंद कर देता है। तो कब खोलता है कब बंद करता है ये याद होना चाहिए आपको। तो गार्ड सेल के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल में बताया। अब इसका थ्योरी भी दिखा दे रहे हैं। देखिए थ्योरी में कहाँ थे, यही तीसरा पॉइंट पे स्टोमाटा का फिगर दिखा रहे थे। अब यहाँ पे हम चीज़ों को ध्यान से देखेंगे स्टोमाटा के बारे में। तो स्टोमाटा यानी रंध्र क्या है? तो आप बोलिएगा कि पत्ती पर मौजूद छिद्र को ही स्टोमाटा कहते हैं। ये सवाल भी पूछता है कि जो पत्ती है उस पर मौजूद जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या कहेंगे? तो बोलेंगे स्टोमाटा। अभी स्टोमाटा का मैंने फिगर भी दिखाया है। यहीं से क्या होता है, यहीं से पानी या गैस का आदान प्रदान होगा। क्या चीज़ से? स्टोमाटा से। फिर मैंने आपको गार्ड सेल बताया है। गार्ड सेल को हिंदी में रक्षक कोशिका भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही नाम याद रखेंगे। इसके बारे में क्या बताया है कि गार्ड सेल का भी फिगर दिखाया है ना, गार्ड सेल का फिर से दिखा दूँ? दिखाता हूँ। ये देखिए, इसी को तो गार्ड सेल बोलते हैं। यही गार्ड सेल है, मतलब एक रक्षक कोशिका है जो स्टोमाटा को रक्षा करता है। गार्ड सेल के बारे में पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि यह स्टोमाटा के अंदर खुलता या बंद होता है। तो यहाँ से पहला सवाल पूछेगा कि बताइए जो स्टोमाटा है यानी कि रंध्र है या छिद्र है, वह खुलता और बंद क्यों होता है? तो वो खुलता और बंद गार्ड सेल के कारण ही होता है। कैसे? तो इसके बारे में सुनिए। जब गार्ड सेल में पानी प्रवेश करेगा तो गार्ड सेल फूल जाता है और स्टोमाटा का मुंह खुल जाएगा। जब गार्ड सेल के अंदर पानी आएगा तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा और स्टोमाटा का मुंह खुल जाएगा। लेकिन जब पत्ती से पानी बाहर जाएगा तो गार्ड सेल क्या होगा? बंद हो जाता है। उस समय स्टोमाटा क्या होगा? सिकुड़ जाएगा और गार्ड सेल बंद हो जाएगा। ये बिहार ऐसे में भी सवाल पूछा था, हम आपको दिखाएंगे। तो ये थ्योरी गार्ड सेल के बारे में याद रखें कि ये स्टोमाटा के अंदर खुलता है और बंद होने का काम यही करता है। स्टोमाटा का मुंह खोलने और बंद होने का काम गार्ड सेल ही करता है। स्टोमाटा का मुंह कब खोलेगा? जब पानी बाहर से अंदर की ओर आएगा। स्टोमाटा का मुंह गार्ड सेल कब बंद करेगा? जब पानी अंदर से बाहर की ओर जाएगा। ये सारा लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, हो जाएगा। हमने ये पॉइंट को क्लियर किया 5वां पॉइंट तक। अब आगे का पॉइंट, अब इसको क्लियर करना है हमको। तो पहला देखिए, इस पे लिखा हुआ है, फिर एक सवाल पूछता है कि बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित कौन कौन करता है? बाष्पोत्सर्जन का मतलब ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब कि पौधे के
तना से या पत्ती से पानी का उड़ना, हवा में उड़ना या लॉस होना, तो क्या क्या से प्रभावित होगा? तो वह प्रकाश यानी लाइट से प्रभावित होगा। मान लीजिए प्रकाश ज़्यादा है, रोशनी ज़्यादा है, तो उस समय ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? ज़्यादा होता है। फिर तापमान से मान लीजिए कि बहुत गर्मी है तो देखते हैं कि कपड़ा जल्दी सूख जाता है, जबकि ठंड में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। इसी तरीके से बहुत गर्मी रहेगा, तापमान ज़्यादा रहेगा, तो पत्ती से पानी क्या होगा? जल्दी जल्दी सूखेगा। वायु की गति से भी प्रभावित होता है वाष्पोत्सर्जन। वायु की गति जितना तेज होगा वाष्पोत्सर्जन उतना ही होगा, बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने रूम में कपड़ा को रख दीजिए, भींगा कपड़ा को, और पंखा का स्पीड कम है तो वो कपड़ा देर से सूखेगा क्योंकि उसमें वाष्पोत्सर्जन कम होगा। लेकिन जैसे ही पंखा का स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, तो इसमें वाष्पोत्सर्जन का दर ज़्यादा हो जाएगा। सेम चीज़ पत्ती में भी होगा। अगर वायु की गति बढ़ा देंगे तब वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, अगर वायु की गति कम कर देंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। फिर है ह्यूमिडिटी, जिसको आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा में नमी या हवा में पानी। अगर हवा में पानी या नमी पहले ही से है, आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगा। क्यों? कि पहले ही से हवा में पानी है तो वो प्लांट से अपना और पानी लेना नहीं चाहेगा। फिर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा अगर हम लोग बढ़ा देंगे वातावरण में तब भी वाष्पोत्सर्जन कम ही होगा। फिर पानी, मिट्टी में, अगर मिट्टी में पानी ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा क्योंकि जड़ के पास ज़्यादा पानी है तो वो चाहेगा कि हम अपना पानी ज़्यादा निकाल दें। लेकिन अगर जड़ के पास ही पानी कम मिल रहा है मिट्टी से तो वाष्पोत्सर्जन में क्या करेगा? कम करेगा। फिर है पत्ती की संरचना पर भी वाष्पोत्सर्जन डिपेंड करता है। कोई पत्ती बड़ा है तो यहाँ से वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होने लगेगा, कोई पत्ती छोटा है तो यहाँ से वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगा। तो ये आपको याद रखना है कि वाष्पोत्सर्जन की दर किस पे प्रभावित करेगा? प्रकाश पे, तापमान पे, वायु की गति पे, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता पे, CO2 पे, पानी जो मिट्टी में रहता है उस पे, या पत्ती के संरचना पे। फिर एक सवाल पूछता है कि कौन वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाएगा? इस लाइन के कहने का मतलब है कि जैसे ये प्लांट है तो इस प्लांट में से पत्ती है, इस पत्ती में से पानी उड़ रहा है, तो कौन इस पत्ती से पानी उड़ने की दर को क्या करेगा? बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा। कौन? तो ये 4 चीज़ है। अगर तापमान ऊंच हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, मैंने पढ़ा दिया है लेकिन सवाल टाइप का है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो पानी क्या होगा? ज़्यादा सूखेगा, तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगा। अगर हवा में नमी कम हो जाए, अगर हवा में नमी कम है यानी कि हवा में पानी कम है, तो हवा अपना पानी की पूर्ति प्लांट से करना चाहेगा, तो ये भी हो जाएगा। अगर हवा की गति ऊंच हो जाए, तभी पंखा वाला उदाहरण देके बताए हैं कि अगर हवा की गति ऊंच हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब भी वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होगा। अगर प्रकाश ज़्यादा हो जाए, अगर लाइट ज़्यादा मिलेगा, तब भी वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होगा। तो हमने क्या देखा कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कौन कौन प्रभावित करता है, और वाष्पोत्सर्जन की दर कौन कौन बढ़ाएगा। अब एक होता है वाष्पोत्सर्जन, क्या ये हानिकारक प्रक्रिया है या नकारात्मक? तो बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन एक सकारात्मक प्रक्रिया है। मतलब प्लांट में ये होना आवश्यक है, ऐसे नहीं कि यूं ही हो जा रहा है। मतलब इसको होना, इस प्रक्रिया को होना प्लांट में ज़रूरी है। अब कैसे ज़रूरी है वो बताते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के फ़ायदे क्या है। एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो प्लांट में वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, पानी का ह्रास, तो उसका फ़ायदा क्या क्या है। तो इसके लिए एक पत्ती पहले बना लेंगे हम, और यहाँ पे जड़ बना दे रहे हैं, और ये पत्ती है। तो पहला बात बोल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न करता है और अवशोषण और संवहन के लिए मदद करता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई खनिज है और पानी है, तो ये खनिज और पानी यहाँ से यहाँ तक प्लांट में आएगा कैसे? चाहे यहाँ पे आएगा कैसे? चाहे यहाँ पे आएगा कैसे?
तो एक ट्रांसपिरेशनल पुल उत्पन्न करता है, खिंचाव बल उत्पन्न करता है। मान लीजिए यहाँ से पत्ती से जो पानी है उड़ेगा ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर उड़ेगा तो खिंचाव इसमें भी लगेगा, तो इसी कारण नीचे का चीज़ ऊपर की ओर खींचता हुआ चला आता है। फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए पूर्ति, बाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। पानी को क्या करता है, खींचेगा तो नीचे से सारा चीज़ आ जाएगा ऊपर। वही बताएं खनिज के संवहन के लिए, तब खनिज के संवहन के लिए भी बता दिए हैं। फिर पत्ती की संरचना और आकृति को बनाए रखता है, पत्ती का जो संरचना है स्ट्रक्चर उसको बनाए रखेगा, पत्ती को ठंडक महसूस कराएगा, वरना पता चले कि नीचे वाले में बहुत पानी है, सभी सब ठंडा है और ऊपर वाला पानी नहीं पहुंच पाया तो गर्म ही रह गया पत्ती। तो आपको दो ही बात याद रखना है कि जैसे कि ये प्लांट है, इसका ये जड़ है, इसका ये जड़ है और यहाँ पे ये तना है और ये पत्ती है। यहाँ से अगर बाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो एक इसमें खिंचाव बल लगेगा। इस खिंचाव बल को क्या करेगा, खिंचाव बल क्या करेगा, जो भी नीचे का पानी है और खनिज है वो अपने तरफ खींचते चला जाएगा पानी के सहारे, और यहाँ से पानी तो उड़ जाएगा लेकिन ये खनिज सब जो अभी दिखाया है ये इस प्लांट को मिल जाएगा। तो बाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न करता है, अवशोषण और संवहन के लिए मदद करेगा, प्रकाश संश्लेषण से जल की आपूर्ति करेगा, खनिज के संवहन खनिज को पहुंचाने में मदद करेगा, पत्ती की संरचना और आकृति को बनाए रखने में मदद करेगा। अब पत्ती का जो टेम्परेचर होता है तापमान उसको भी नियंत्रित रखेगा। ये सब क्या है, बाष्पोत्सर्जन का फायदा। 9वां पॉइंट पे आए, इसमें पूछता है कि जो मोनोकॉट पौधा है उसमें किस शेप का गार्ड सेल मिलता है। देखो गार्ड सेल दो शेप का होता है, दो तरीके का, एक डंबल शेप का होगा, एक किडनी शेप का होगा गार्ड सेल। तो जो मोनोकॉट पौधा है यानी कि एक बीजपत्री को याद करने का ट्रिक भी बताया था मैंने पूजा का 3 थाली से। तो जो मोनोकॉट पौधा है उसमें डंबल शेप का गार्ड सेल पाया जाएगा, लेकिन जो डाइकॉट पौधा है उसमें किडनी शेप का यानी कि किडनी के आकार का गार्ड सेल पाया जाएगा। तो पूछता है यहाँ पे किस प्रकार के पौधा में डंबल शेप का गार्ड सेल पाया जाएगा, तो बोलेंगे मोनोकॉट। किस प्रकार के पौधा में किडनी शेप का गार्ड सेल पाया जाएगा, तो बोलेंगे डाइकॉट। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है MD और KD, मतलब किडनी से डाइकोट में मिलेगा। देखो ऐसे याद करो, जो डी से होता है डाइकोट तो डी से होता है डंबल, तो डी एक साथ नहीं, डाइकोट के साथ डंबल शेप नहीं, डाइकोट के साथ किडनी शेप। जो डंबल शेप है किसके साथ बच गया, मोनोकॉट के साथ। फिर एक होता है यहाँ पर पूछेगा डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो डिफ्यूजन मतलब होता है विसरण और ऑस्मोसिस मतलब होता है परासरण। डिफ्यूजन मतलब होता है विसरण और ऑस्मोसिस मतलब होता है परासरण। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि जब गैस प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाए, गैस का चलना एक जगह से दूसरे जगह, उसी को कहेंगे डिफ्यूजन। और पानी का चलना एक जगह से दूसरे जगह, उसी को कहेंगे ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। जब गैस चलेगा एक जगह से दूसरे जगह तो उसको कहेंगे डिफ्यूजन यानी कि विसरण, और जब पानी चलेगा प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तो उसको कहेंगे ऑस्मोसिस यानी परासरण। फिर एक पूछता है कि कौन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में। तो देखो आपको सीधे याद रख लेना है, हाइपरटोनिक के बारे में दो ही चीज़ पूछेगा, इतना ध्यान में नहीं रखना है, सीधे याद करना है। पूछता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम कोई सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक है, तो हाइपोटोनिक देखो एक है हाइपो एक है हाइपर, तो एक इसमें आएगा पो इसमें आएगा पर, ये नाम का फ़र्क है। तो अगर पूछता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखेंगे तो क्या होगा, तो बोलेगा इसमें सेल फूल जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल फूल जाता है। क्या होता है, सेल फूल जाएगा। सीधे याद रखें, इससे यही सवाल पूछेगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखेंगे तो क्या होगा, तो सेल फूल जाएगा। क्यों, तो ट्रिक कैसे याद है, तो ट्रिक सेल फूल जाएगा तो क्या करेगा, पो करेगा,
सेल फूल जाएगा, जब मोटा हो जाएगा तो क्या करेगा, पों करेगा। तो पों से क्या है, हाइपो मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखने पे सेल फूल जाता है। फिर इसमें इंडो ऑस्मोसिस होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इंडो ऑस्मोसिस, यानी इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस का मतलब होता है, इंडो मतलब जब भी कोई चीज़ हो तो देना होता है, एक्सो मतलब जब भी कोई चीज़ बोले तो बाहर करना होता है। तो सेल कैसे फूलेगा, जब सेल के अंदर पानी आ जाएगा एक्स्ट्रा, तभी तो फूलेगा। तो याद रखेंगे दो ही चीज़ कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब सेल रखेंगे तो सेल फूल जाएगा, और इसका ट्रिक हमने बताया है, सेल फूल जाएगा तो पों करेगा, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर ही सेल फूलता है। और इसमें इंडो ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा, यानी पानी सेल के अंदर आता है। फिर जो हाइपरटोनिक है, पों नहीं पर है इसमें, इस जब इसी को उल्टा हो जाएगा हाइपरटोनिक। जब हाइपरटोनिक में रखने पे सेल फूल जा रहा है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे सेल क्या होगा, श्रिंक, यानी कि पिचक जाएगा। श्रिंक यानी कि सेल पिचक जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या है, पतला हुआ तो हाइपरटेंशन हो गया, बहुत आने पतला होंगे तो हाइपरटेंशन होंगे, तो पतला हुआ तो हाइपरटेंशन हो गया। फिर इसमें क्या होगा, एक्जो ऑस्मोसिस। उसमें हो रहा था एंडो ऑस्मोसिस, इसमें क्या होगा, एक्जो ऑस्मोसिस। एक्जो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा कि अंदर का पानी बाहर चले जाएगा, यानी कि पानी सेल से बाहर चला जाएगा। याद रखेंगे, पूछता ये भी है कि प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस किस में होगा, तो प्लाज्मोलिसिस भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ही होगा। इंडो ऑस्मोसिस भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है, एक्जो ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलिसिस भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा। तो याद रखेंगे दो तरीके का सॉल्यूशन होता है, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। पहला सवाल कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखेंगे तो सेल क्या होगा, तो सेल फूल जाएगा। हाइपो पो करेगा तो सेल फूल जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इंडो ऑस्मोसिस की एक्जो ऑस्मोसिस, तो इंडो ऑस्मोसिस होगा। इंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि पानी सेल के अंदर आएगा, दो दो पानी और दो, ताकि हम फूल जाए, ऐसे याद रखो। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि सेल श्रिंक यानी कि पचक जाएगा, और इसमें एक्जो ऑस्मोसिस हो जाएगा, यानी कि जो पानी बाहर जो यानी कि बाहर पानी बाहर जो, इसमें सेल से पानी जब बाहर निकल जाएगा तो सेल पचक जाएगा। और प्लाज्मोलोसिस भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ही होगा। तो यहाँ तक मैंने पूरा ये बाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन का थ्योरी बताया है। अब आपको मैं सवाल सॉल्व कराऊंगा तो ट्रांसपीरेशन और भी हल्का लगेगा। ट्रांसपीरेशन मतलब बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन द्वारा अधिकतम जल का ह्रास होता है, किसके द्वारा, मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर इन ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू। बाष्पोत्सर्जन होता है, उसमें सबसे अधिकांश लॉस कहाँ से होगा, तो पत्ती से। हम दिखाएं स्टेम से भी होता है, लेकिन पत्ती से सबसे ज़्यादा। ऐसे होता कहाँ कहाँ से है, तो हम तीन चीज़ दिखाए थे, चलो दिखाते हैं। ज़्यादा पे बाष्पोत्सर्जन किसके किसके से होगा, लीव्स के स्टोमाटा से, लीफ के क्यूटिकल से, और स्टेम के लेंटिसेल से। यहीं से सवाल है। से कौन रंध्रों का मुख्य कार्य नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का मुख्य कार्य नहीं है, तो स्टोमाटा क्या करता है, स्टोमाटा मतलब रंध्र, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, कि ट्रांसपीरेशन करेगा, कि पानी को सोखेगा, कि ऑक्सीजन छोड़ेगा। देखो स्टोमाटा क्या करता है, चलो आपको दिखाते हैं एक फिगर से। ये देखो यही है स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या करता है, याद रखेंगे हमेशा, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ऐसे भी प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और ऑक्सीजन क्या करेगा, बाहर निकालेगा। पानी को भी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। पानी को बाहर निकालना है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। तो याद रखेंगे स्टोमाटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा, जैसे प्लांट लेता है, नहीं बोलते कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इसी स्टोमाटा से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। अब वो सवाल सॉल्व हो जाएगी।
तो CO2 ग्रहण करेगा। हाँ, हमने दिखाया कि CO2 ग्रहण करता है। ट्रांसपीरेशन करता है, तो बोलो कि हाँ ट्रांसपीरेशन करता है। यहाँ से पानी का बाष्पोत्सर्जन करेगा बाहर। जल को अवशोषण करेगा? नहीं, जल को अवशोषण नहीं करता है। जल को कहाँ अवशोषण करता है, ऐसा कुछ देखा है? नहीं। तो ये वाली ऑप्शन हो जाएगी कौन नई फंक्शन है, तो ये वाली, ठीक है। और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, तो बोलेगा हाँ ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। हमने भी स्टोमाटा दिखाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, इस छेद में से स्टोमाटा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और इसी छेद में से क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और पानी को बाहर निकालता है। तो रिलीजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है, ट्रांसपीरेशन करता है यानी कि पानी को बाहर निकालता है, और CO2 को ग्रहण करता है। जबकि जल को अवशोषण नहीं करता है। कौन पूछ रहा नई फंक्शन है, तो यही फंक्शन नहीं है, इसको याद रखेंगे। एक बार फिर से स्टोमाटा का फिगर देखते रहिए, इसको अपने समझ में आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज ए चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ, रंध्र का बंद होना और खुलना किसके स्फीति के बदलाव के कारण होगा। तो हम बताए थे रंध्र मतलब स्टोमाटा, स्टोमाटा का एक पिक्चर दिखाए थे। ये भी याद कराए थे कि जो स्टोमाटा है रंध्र, वो खुलता और बंद किसके कारण होता है, तो वो गार्ड सेल के कारण होता है। ये दो जो गार्ड सेल रहता है, कैसे बताए थे कि जब स्टोमाटा के जब रंध्र के जब प्लांट के अंदर पानी आएगा, तो ये जो गार्ड सेल है स्टोमाटा का मुंह क्या कर देगा, बंद कर देगा, ये खोल देगा, ओपन कर देगा। लेकिन जब प्लांट से पानी बाहर जाएगा तो ये गार्ड सेल स्टोमाटा का मुंह क्या कर देता है, बंद। तो स्टोमाटा का मुंह खोलना और बंद किसका काम है, गार्ड सेल का। फिर बोल रहा है यहाँ पे जाइलम में जल की गति के लिए डैश मुख्य प्रेरक बल है। डैश इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम। तो बोले थे ना कि प्लांट में जो पानी ऊपर चढ़ता है एक फोर्स के कारण चढ़ता है, जिसका नाम क्या है, ट्रांसपीरेशनल पुल, वाष्पोत्सर्जन कर्षण। इंग्लिश में याद रखें, प्लांट में पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है, खिंचाव बल लगता है, उसी का नाम है ट्रांसपीरेशनल पुल। फिर ये भी सवाल बड़ी बढ़िया है, इसको तो डायरेक्ट फैक्ट के रूप में याद रखना है। पत्तियों के किनारे से जल बूंद बूंद के रूप में निकलता है, डैश कहलाता है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स इज कॉल्ड। ये देखिए पत्ती है, इसके किनारे से पानी बूंद बूंद में निकल रहा है, बूंद बूंद में निकल रहा है। तो इसी बूंद बूंद में पानी को निकलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन? नहीं, ट्रांसपीरेशन में पत्ती के बीच में से पानी निकलता है, पत्ती के बीच में से पानी निकलता है, अभी दिखाते हैं। लेकिन ये जो पूछ रहा है कि बूंद बूंद में जो साइड साइड से निकल रहा है, ये किसके कारण होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं ग्यूटेशन, याद रखेंगे। अगर बीच में से कहे तो ट्रांसपीरेशन, लेकिन साइड में से कहे इस शब्द इस्तेमाल हो जाए कि पत्ती के किनारे से बूंद बूंद में, तो हो जाएगा ग्यूटेशन। देखो यहाँ बीच में से पानी निकल रहा है, साइड साइड से नहीं, साइड साइड से निकल जाए पानी बूंद बूंद में तो क्या बोलेंगे, ग्यूटेशन। लेकिन बीच में से पानी निकले तो इसको क्या कहेंगे, बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। तो किसको ग्यूटेशन कहते हैं और किसको ट्रांसपीरेशन कब कहना है, समझ में आया। ये देखो बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मैंने पीछे पढ़ा ही दिया था। प्रकाश, तापमान, वायु की गति, आर्द्रता, पत्तियों की में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, मिट्टी में पानी की उपलब्धता, पत्ती पर रंध्रों की संख्या, पत्ती की संरचना। बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, तो तापमान है, वायु की गति है, आर्द्रता है, इसमें से सभी हो जाएगा। फिर बाष्पोत्सर्जन की दर का फ़ायदा क्या है, ये बताए थे। बोल रहा है कि बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाएगी, यानी कि पत्ती में से और स्टेम में से पानी का ह्रास कम हो जाएगा। कब, मान लो कि तापमान बढ़ा दे, तो तापमान बढ़ाने से क्या होता है, धूप
पानी को और सोखता है, धूप पानी को और सोखेगा तो इसमें वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ न जाएगा। फिर वायु की गति बढ़ाने से, तो वायु की गति बढ़ाने से भी पंखा वाला एक एग्जाम्पल दिए थे कि पानी ज़्यादा तेज पंखा में कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, तो इस समय भी ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगा। फिर हम बताए थे लाल प्रकाश, तो लाल प्रकाश में भी वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होता है, बढ़ जाता है। हम बताए थे कि प्रकाश बढ़ाने से भी वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन नीचे में लिखा आर्द्रता बढ़ने से, तो ये ऑप्शन हो जाएगा नहीं, आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ह्यूमिडिटी रहेगा एयर में, पानी में नमी रहेगा, तो पानी अब थोड़ी ना चाहेगा कि आओ मेरे पास और पानी दो, इसमें तो पहले ही से मान लो पानी है, तो नीचे से पानी थोड़ी ना लेना चाहेगा। हाँ, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी अगर कम रहता तो ये पानी अपने पास एयर खींच लेगा। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में मौजूद नमी। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन मदद करता है, ट्रांसपीरेशनल हेल्प्स इन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हम बताए थे कि वाष्पोत्सर्जन कैसा प्रक्रिया है, सकारात्मक कि नकारात्मक। वाष्पोत्सर्जन सकारात्मक प्रक्रिया है पादप के लिए कि नकारात्मक, तो सकारात्मक प्रक्रिया है पादप के लिए। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, हम बताए थे कि जैसे एक प्लांट है, इसका ये जड़ मान लीजिए, इसका ये स्टीम, ये पत्ती है, तो जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन होगा तो इसमें प्लांट में खिंचाव बल लगेगा, जो ट्रांसपरेशनल पुल लगेगा, और ये पानी अपने तरफ नीचे से खींचेगा, इसी सहारे खनिज प्लांट के और भी भाग में आ जाएगा और यहाँ से वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। तो खनिज और लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुँचाने में काम करता है, बोलोगे हाँ। टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स, प्लांट के तापमान को संतुलित करता है, हाँ बताए थे ना कि खाली नीचे पानी है तो नीचे ही वाला भाग ठंडा हो जाएगा, ऊपर नहीं तो ऊपर वाला भाग कैसा नहीं कि गर्म हो जाए। फिर जल के अवशोषण में मदद करता है, बोलोगे हाँ। जल के अवशोषण में भी जल को भी खींच रहा है ना, पत्ती से इसको उड़ाना है पानी को, तब पत्ती जो है पानी कहाँ से लेता है, नीचे ही से न लेगा। तो जल का भी अवशोषण करता है वाष्पोत्सर्जन, और जल के अवशोषण करने में भी वाष्पोत्सर्जन मदद करेगा, और खनिज को भी संवहन करने में वाष्पोत्सर्जन मदद करता है। तो ऑल ऑफ दिस, और प्रकाश संश्लेषण करने भी वाष्पोत्सर्जन मदद करेगा। फिर से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा कथन गलत है। ये सवाल बहुत ही वीवीआई है, इसको समझने से पहले आपको 3 कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक है स्टोमाटा का कहानी, एक है प्रकाश संश्लेषण का कहानी, और एक है पादप में श्वसन प्रक्रिया यानी रेस्पिरेशन का कहानी। देखो, आपको याद रखना है कि जो स्टोमाटा है केवल दिन में खुलता है, यानी स्टोमाटा केवल दिन में ओपन होगा, ये आपको फैक्ट है, याद रखना है। यानी कि रंध्र जो छिद्र होता है प्लांट के मौजूद बीच में, वह केवल दिन में ही खुलेगा। तो केवल दिन में खुलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि केवल दिन में ही स्टोमाटा से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, और केवल दिन में ही पानी स्टोमाटा से बाहर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यानी पौधे से पानी का वाष्पोत्सर्जन केवल दिन में होगा, यही बात लिखा है। जब स्टोमाटा केवल दिन में खुल रहा है तब पानी का वाष्पोत्सर्जन में कब होगा, दिन में, क्योंकि पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या चीज़ होता है, स्टोमाटा से। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होगा, ये भी सही है। क्यों? प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए फोटो यानी लाइट चाहिए, तो ये भी केवल दिन में होगा। अब इसका होगा क्या, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया का रिएक्शन क्या बताया था, CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2, यानी पादप दिन में CO2 लेगा, प्रकाश संश्लेषण जब होता है दिन में, और दिन में ही के समय पादप ऑक्सीजन छोड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण में ये ना होता है कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा अपने खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। तीसरा एक प्रक्रिया समझना है, लेकिन पादप में जो श्वसन प्रक्रिया होता है, श्वसन मतलब पादप में सांस लेने की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन, जो प्रकाश संश्लेषण के बिल्कुल उल्टा है,
वह पादप दिन और रात दोनों में करता है। जैसे कि हम लोग तो खाना दिन में ही खाते हैं, केवल रात में नहीं, रात में सोते हैं। उसी तरह पादप भी जो है प्रकाश संश्लेषण यानी कि अपना भोजन बनाने का काम केवल दिन में करता है, रात में वो भी सो जाता है। लेकिन हम लोग तो दिन में भी सांस लेते हैं और रात में भी। उसी तरीके से पादप जो है दिन में भी सांस लेगा और रात में सोने के समय भी। तो यही चीज़ है। लेकिन पादप में श्वसन प्रक्रिया जो रेस्पिरेशन है दिन और रात दोनों में होगा। लेकिन पादप में श्वसन प्रक्रिया कैसा होता है? प्रकाश संश्लेषण के बिल्कुल उल्टा। तो ये रिएक्शन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो C6H12O2 CO2H2O। तो इसमें हानिकारक क्या होगा कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या करता है पादप? रात में ऑक्सीजन की जगह CO2 छोड़ता है। श्वसन प्रक्रिया में क्या करता है पादप? ऑक्सीजन CO2 की जगह O2 की जगह CO2 छोड़ता है। तो यही चीज़ याद रखना है आपको कि आपसे पूछे कि पादप रात में कौन सा गैस छोड़ता है, CO2 या H2O O2, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तब बोलिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कारण लोग मना करता है कि पेड़ के नीचे नहीं सो। जबकि दिन में पादप क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है। फिर तीसरी बात याद रखना है कि स्टोमाटा जो होता है रंध्र, उससे वाष्पोत्सर्जन केवल दिन में होता है। कि स्टोमाटा केवल दिन में खुलता है और प्रकाश संश्लेषण भी केवल दिन में होगा। जबकि रेस्पिरेशन श्वसन की प्रक्रिया पादप में दिन और रात दोनों में होगा। तो यहाँ पे एक सवाल भी बताते हैं कि पादप में कौन सी प्रक्रिया दिन और रात दोनों के समय होगा? ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन, प्रकाश संश्लेषण। तो क्या आंसर होगा? बोला दिन और रात दोनों में हो। तो एक ही प्रक्रिया पादप में दिन और रात दोनों में होता है, जिसका नाम है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया। जबकि वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण ये केवल दिन में होने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि दिन में ही वाष्पोत्सर्जन केवल दिन में क्यों होता है? क्योंकि दिन में ही केवल स्टोमाटा जो है ये ओपन होगा। जब ओपन होगा स्टोमाटा तभी तो पानी का वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन होगा। इसी कारण वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन केवल दिन में होगा। और प्रकाश संश्लेषण दिन में क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण को दिन में ही तो प्रकाश मिल पाता है, इसी कारण प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा। अब इस सवाल को आप बना सकते हैं। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो बोल रहा है सामान्यतः रंध्र दिन में खुलते हैं। हम बोले हाँ ये सही है कि जो रंध्र है यानी कि स्टोमाटा केवल दिन में खुलते हैं। इसी कारण जो पौधे से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी है कब होती है? सामान्यतः केवल दिन में। फिर बोल रहा है कि पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। बोले हाँ यही तो, इसी कारण तो बोला जाता है कि रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं। हम कैसे क्यों करते हैं? तो पौधे में जो श्वसन प्रक्रिया होती है वह दिन और रात दोनों में होती है। रात में जब पौधे श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन लेता है पादप और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। फिर से गार्ड सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, ये गलत है। याद रखेंगे जो स्टोमाटा के अंदर जो रक्षक कोशिका है उसके पास क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? डू नॉट की जगह हैव होना चाहिए, मतलब पादप में हरित कोशिका उपस्थित होता है। ये गलत हो जाएगा। तो फिर मीजोसिल सेल आर प्रेजेंट इन लीव्स, मीजोसिल कोशिका पत्तियों में उपस्थित होती है। तो बोलोगे हाँ ये भी सही स्टेटमेंट है। जो पत्ती है इसी में एक सेल होता है जिसका नाम है मीजोफिल सेल। यहीं से क्या होता है? इसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और यहीं से प्रकाश संश्लेषण होगा पत्ती में। तो आपको क्या याद रखना है कि स्टोमाटा केवल दिन में खुलते हैं, इसी कारण ट्रांसपिरेशन दिन में होता है। पौधे रात्र में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, ये भी सही है, क्योंकि रात में पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन प्रक्रिया करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का उल्टा है। फिर से जो ये रक्षक कोशिका है गार्ड सेल, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और जो मीजोफिल सेल है वह प्लांट के पत्ती में मौजूद होगा। ठीक है। तो इसमें गलत ऑप्शन कौन है? ये। फिर गार्ड सेल हेल्प्स इन, जो रक्षक कोशिका है कैची में मदद करता है? ग्लूटेशन में, टू फाइट इन्फेक्शन में या ट्रांसपिरेशन में? तो जो गार्ड सेल है ये स्टोमाटा में प्रेजेंट होता है और ये प्लांट के वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन में
मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो जब जब पानी को निकलना होगा प्लांट से तो ये गार्ड सेल क्या कर देगा? अपना स्टोमाटा का मुंह बंद कर देगा। अच्छा ये बताइए ग्यूटेशन मतलब क्या होता है? तो ग्यूटेशन मतलब जब पत्ती के किनारे से बूंद बूंद में पानी निकले, बाष्पोत्सर्जन हो तो उसी को ग्यूटेशन कहेंगे। और जब बीच में से हो तो पानी का ह्रास तो उसको ट्रांसपीरेशन। अब यहाँ पे सवाल है, वृक्षों में वायुमंडल और तना के आंतरिक ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? इन ट्रीज gases exchange between atmosphere and internal tissue of stem occurs through। मतलब कह रहा है कि जो जैसे कि वृक्ष है, ठीक है, तो वृक्ष में जो है, वृक्ष से, और यह है वायुमंडल, मान लीजिए यह वायुमंडल, तो वायुमंडल से कैसे इस वृक्ष के अंदर गैस आएगा और इस जो वृक्ष है इसके अंदर से कैसे गैस फिर बाहर जाएगा वायुमंडल में? ये कैसे होता है? तो ये होता है लेंटिसेल से। डायरेक्ट याद करने वाली बात है कि लेंटिसेल से क्या होगा? गैस आदान प्रदान होता है। वायुमंडल से आ जाएगा गैस प्लांट में, और प्लांट से आ जाएगा फिर वायुमंडल में गैस लेंटिसेल के माध्यम से। ये जो छोटा छोटा छेद दिखाई पड़ रहा है वाइट वाइट कलर का, इसी को बोलते हैं लेंटिसेल। इसी को क्या बोलते हैं? लेंटिसेल। अच्छा सर यहाँ पे स्टोमाटा क्यों नहीं होगा आंसर? तो स्टोमाटा क्या करता है? स्टोमाटा मुख्यतः केवल पानी निकालने का काम करता है, गैस का काम ये भी करता है, इससे भी गैस का आदान प्रदान होता है, अभी दिखाए थे ना, फिर दिखाएंगे। लेकिन इसके से पानी वाला काम जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो जब ये दोनों ऑप्शन दिया रहा है तो इसमें लेंटिसेल मारेंगे। चलो दिखाते हैं। स्टोमाटा यानी कि रंध्र, तो यहाँ यह भी गैस ले रहा है और गैस बाहर निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है। एक सवाल भी बताए थे कि स्टोमाटा कौन सा गैस लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ता कौन है? तो ऑक्सीजन। लेकिन ये जो पानी भी तो निकालता है, यहाँ से पानी निकालने वाला काम ज़्यादा होता है स्टोमाटा से, रंध्र से, ठीक है ना, पानी निकालने वाला काम ज़्यादा होता है। जबकि जो लेंटिसेल है उससे गैस निकलने वाला काम ज़्यादा होता है। ये जो छोटा छोटा छेद है ये लेंटिसेल है, यहाँ से गैस वायुमंडल में आएगा और फिर ये गैस वायुमंडल से वापस प्लांट में आएगा। ये किससे होगा? गैसेस एक्सचेंज, मतलब गैसों का आदान प्रदान, ऐसा शब्द लिखा रहा है तो लेंटिसेल से होगा। पानी लिखा रहता तो क्या होता? स्टोमाटा हो जाता। फिर यहाँ पे बोल रहा है डैश में रंध्र रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाएंगे। स्टोमाटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। इस सवाल का कहने का मतलब है कि आपने तो अभी पढ़ाया है कि जो प्लांट में रंध्र होता है स्टोमाटा, वह क्या होता है? केवल दिन में ही खुलता है, केवल दिन में खुलता है, जबकि रात में बंद हो जाता है। लेकिन एक ऐसा प्लांट है जो रात में खुलता है, ये क्यों होता है? तो ऐसा प्लांट जो भी जिसका रंध्र रात में खुले वो अपवाद है। वो एक ही प्लांट है जिसका नाम है जेरोफाइट। जेरोफाइट के अंदर जो प्लांट आएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी तो खुद ही कम पानी वाली जगह में रहता है, तो अपना पानी और उत्सर्जन मतलब ट्रांसपीरेशन उड़ने नहीं देना चाहता है। जैसे कि नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, ये सब बहुत ही कम पानी वाले इलाका में रहता है, इस अपने अंदर से पानी को और उड़ने नहीं देना चाहता है। इसी कारण क्या करेगा, ये दिन की जगह अपना रंध्र रात में खोल देता है। तो इसका हम अगर ऐसा ऑप्शन है तो क्या बोलेंगे? कैक्टस और अपोंचिया। नागफनी, एक कैक्टस भी लिख लो, कैक्टस भी यही काम करता है। फिर यहाँ पे बोला लेंटिसेल का मुख्य काम क्या है? तो गैस एक्सचेंज करना, पता है ना। स्टोमाटा का मुख्य काम क्या है? तो बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन करना। लेंटिसेल मतलब वही पेड़ के ऊपर जो ऐसे ऐसे भी दिखाए थे छेदी पाया जाता है, यहीं से वायुमंडल से गैस लिया जाता है और वापस ये पेड़ वायुमंडल में गैस छोड़ देगा। गैस के जमा होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। ट्रांसपिरेशन रेट इज डिक्रीज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द क्यूटीन। ये याद कर लो कि मान लो कि कोई प्लांट है, चाहे कोई पत्ती है, इसके ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस अगर क्यूटीन है ना, आ जाएगा ना, तो वहाँ से पानी का वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन का दर कम हो जाता है।
डैश के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। ऑन इंक्रीजिंग डी डैश ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज। क्या चीज़ के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन बढ़ती है? तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से नहीं। अगर हवा में आर्द्रता बढ़ जाएगा तो हवा के पास से खुद ही पानी आ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो ये क्यों लेगा प्लांट से पानी? तापमान के बढ़ने से, हाँ, तापमान के बढ़ने से ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। जितना गर्म हो जाएगा उतना ही पानी जल्दी सूखेगा। फिर बोला है रंध्रों के खुलने का आधार है। रंध्रों को खुलने का आधार है, तो रंध्र कब खुलता है ये बताइए। तो रंध्र तब खुलता है जब, कब खुलेगा? पानी अंदर आएगा या बाहर आएगा? तो हम एक चीज़ बताए थे कि अगर पानी प्लांट से बाहर जाएगा, प्लांट से मान लो कि ये बाहर जा रहा है पानी, तो ये दो गार्ड सेल जो मौजूद है ये रंध्र का मुंह क्या कर देंगे? ओपन। स्टोमाटा का मुंह क्या कर देंगे? ओपन। और जब पानी बाहर जाए तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जो एक्जो ऑस्मोसिस। इस शब्द का मतलब क्या हो? एक्जो मतलब बाहर जाना, ऑस्मोसिस मतलब पानी का बाहर जाना। और जब पानी प्लांट के अंदर आएगा, मान लो जब पानी प्लांट के अंदर आएगा तो इस समय ये गार्ड सेल क्या करेगा? स्टोमाटा का मुंह बंद कर देगा। क्या करेगा? बंद कर देगा, क्लोज कर देगा। और पानी के अंदर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंडो ऑस्मोसिस। इंडो मतलब अंदर, जो दो पानी अंदर आने, ऑस्मोसिस मतलब पानी का अंदर आना। तो यहाँ पर क्या सवाल पूछ रहा है? रंध्रों को खुलने का आधार है, तो रंध्र कब खुलता है? जब प्लांट से पानी कब अंदर आएगा कि बाहर? रंध्र तब खुलता है जब प्लांट के अंदर पानी अंदर जाएगा, तो ये गार्ड सेल स्टोमाटा का मुंह खोल देगा। तो क्या हो जाएगा? एक सेकंड, मैंने गलती बता दिया, सॉरी, काट रहा हूँ, फिर से ये सवाल को समझाता हूँ, रुकिए। देखो यही सवाल है, फिर से इसको समझने का कोशिश करते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं। रंध्रों को खुलने का आधार क्या है? द बेसिस ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो स्टोमाटा यानी रंध्र है वो कब खुलता है, कब खुलेगा। तो हम बता रहे हैं, पीछे एक फिगर दिखाते हैं, ये देखो, यहाँ से आप पूरा समझ जाएगा और अच्छे से। पीछे हम बता ही दिए लेकिन फिर भी समझो। मान लो कि एक स्टोमाटा ये है और एक स्टोमाटा यानी कि रंध्र ये है, ठीक है। तो देखो ये पानी जा रहा है, ये पानी स्टोमाटा के अंदर, ये सॉरी प्लांट के अंदर जा रहा है। तो जब प्लांट के अंदर पानी जाएगा, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इंडो ऑस्मोसिस। इंडो मतलब पानी, दो पानी अंदर जाना, ऑस्मोसिस मतलब पानी का अंदर जाना। और जब प्लांट से पानी बाहर जाएगा, इस प्रक्रिया को बोलेंगे, जब पानी बाहर जाएगा, एक्जो ऑस्मोसिस। एक्जो मतलब जो, बाहर जो, क्या जो, ऑस्मोसिस मतलब पानी जो। तो इंडो ऑस्मोसिस, एक्जो ऑस्मोसिस शब्द समझ गए। अब फिर से समझो, ये कोशिक, ये स्टोमाटा है, फिर ये भी एक स्टोमाटा है, इसके से पानी क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। तो जब पानी अंदर जाएगा तो ये जो गार्ड सेल है स्टोमाटा के अंदर, ये क्या करता है? ये स्टोमाटा का मुंह और खोल देगा। तो देखो यहाँ पे खुला हुआ है ना, ये स्टोमाटा का मुंह क्या कर देगा? खोल देगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जब पानी अंदर जाएगा तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे इंडो ऑस्मोसिस। और जब पानी अंदर जाएगा तो गार्ड सेल स्टोमाटा का मुंह खोल देगा। फिर इसी का उल्टा ये हो जाएगा, ये देखो ये स्टोमाटा है, तो इसमें से पानी बाहर जा रहा है प्लांट में से। तो जब पानी बाहर जाएगा तो क्या करेगा कि ये गार्ड सेल है स्टोमाटा का मुंह बंद कर देगा। तो यहाँ पे देखो मुंह बंद है, जबकि इस फिगर में देखो ये मुंह खुला हुआ है, पानी अंदर जा रहा है तो, और ये मुंह बंद है।
जब पानी बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जब पानी बाहर जाएगा प्लांट में से तो उस प्रक्रिया को कहेंगे एक्जोऑस्मोसिस। और जब पानी बाहर जाएगा तो गार्ड सेल क्या करता है, स्टोमाटा का मुंह खोलेगा कि बंद, बंद कर देगा। तो पानी अंदर जाएगा तो गार्ड सेल स्टोमाटा का मुंह खोल देगा, लेकिन जब पानी बाहर जाएगा तो गार्ड सेल स्टोमाटा का मुंह, पानी अंदर जाएगा तो गार्ड सेल स्टोमाटा का मुंह खोल देगा, लेकिन जब पानी बाहर जाएगा तो गार्ड सेल स्टोमाटा का मुंह बंद कर देगा। अंदर जाने की प्रक्रिया को इंडोऑस्मोसिस, पानी के बाहर निकलने की प्रक्रिया को एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। अब बता सकते हो? तो अब बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। रंध्रों के खुलने का आधार क्या है, मतलब स्टोमाटा का मुंह कब ओपन होगा, कब ओपन होगा? तो जब पानी स्टोमाटा के अंदर जाएगा तो गार्ड सेल स्टोमाटा का मुंह खोल देगा। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंदर जब पानी अंदर जाने की प्रक्रिया को दो 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 पानी दो अंदर जाओ तो इंडो ऑस्मोसिस, पानी बाहर निकलने की प्रक्रिया को एक्जोऑस्मोसिस। तो क्या आंसर हो जाएगा, इंडो ऑस्मोसिस। फिर यहाँ पे पूछ रहा है अर्ध परागण में झिल्ली के द्वारा विलायक का उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ। तो देखो सॉल्वेंट मतलब होता है पानी, सॉल्वेंट मतलब होता है पानी, बस यही शब्द करना था। बहुत जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाली जगह में पानी का जाना, तो पानी के जाना की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और गैस के इधर उधर जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यहाँ पे पानी की बात हो रहा था, क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। जब एक कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में डाला जाता है तब कोशिका फूल जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम बताए थे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक एक बार फिर से बता दे रहे थ्योरी। देखो हम बताए थे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को रखेंगे तो सेल फूल जाएगा, इसका ट्रिक बताए थे कि सेल फूल गया तब पों करेगा। इस प्रक्रिया में क्या होगा, इंडोऑस्मोसिस, क्योंकि इंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, पानी सेल के अंदर जाएगा तभी तो सेल फूल जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल पचक जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, जो ट्रिक क्या है, जो पतला होता है उसको हाइपरटेंशन होगा। इसमें क्या होगा, एक्जोऑस्मोसिस होता है हाइपरटोनिक में, क्योंकि पानी, एक्जोऑस्मोसिस का मतलब पानी सेल के बाहर जाना, जब पानी सेल के बाहर जाएगा तभी तो सेल पचकेगा। अब प्लाज्मोलाइसिस भी किस में होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जिसमें सेल पचक जाता है। अब बना सकते हो, सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो हाइपो पो पो हाइपो पो में क्या होता है, सेल पचकता है कि क्या होता है, फूल जाता है, तो बोलेंगे फूल जाएगा सेल। तो सेल कब फूलेगा, जब पानी सेल के अंदर जाएगा, जब पानी सेल के अंदर जाएगा तभी तो फूलेगा। तब पानी के अंदर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंडोऑस्मोसिस है एक्सो, इंडोऑस्मोसिस ये होगा। ये देखो ये फिगर दिया हाइपोटोनिक का, ये फिगर दिया है हाइपोटोनिक का, मतलब इसमें सेल पचक जा रहा है, सेल पचक जा रहा है तब पानी बाहर जा रहा है। ये फिगर दिया है हाइपोटोनिक का, सेल फूल जा रहा है, सेल फूल जा रहा है तब पानी सेल के अंदर जा रहा है। ये देखो फूला हुआ सेल है, ये पचका हुआ, पचका है तो पानी बाहर जाएगा, एक्जोऑस्मोसिस, फूल गया तो सेल पानी अंदर जाएगा, तो ये इंडोऑस्मोसिस। अब इसी का उल्टा सवाल है, जब एक कोशिका को हाइपरटोनिक सेल में डाला जाए तो क्या होगा, हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में, तो हाइपरटोनिक में सेल क्या हो जाएगा, पचक जाएगा। सेल पचक जाएगा, कब सेल पचकेगा, जब पानी बाहर जाएगा। जब पानी बाहर जाता है तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक्जोऑस्मोसिस। प्लाज्मोलोसिस क्या होता है, तो प्लाज्मोलोसिस कहाँ पे होता है, अभी मैंने दिखाया था। प्लाज्मोलोसिस होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जहाँ पे सेल क्या होता है, पचक जाएगा। जब सेल पचक जाएगा ना तो पानी पूरा बाहर जाना चाहेगा, जब पानी बाहर जाएगा तो इसके ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो भी क्या है, टूट फूट हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्लाज्मोलोसिस। कोशिका के फूलने का क्या कारण है, तो कोशिका कब फूलेगा, कोशिका तभी फूलेगा जब इसके अंदर पानी जाएगा। इसके अंदर पानी कब जाएगा, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक। और इस पानी अंदर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंडोऑस्मोसिस। फिर है, एक कोशिका का आयत बढ़ता है जब इसमें पानी डाला जाता है, वॉल्यूम ऑफ ए सेल इंक्रीज व्हेन इट इज कीप्ड इन।
तो कौन से सॉल्यूशन में डाला जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डाला जाए या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जिससे कि कोशिका का क्या हो जाना चाहिए, फूल जाना चाहिए। तो कोशिका कब फूलता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक में। फूलेगा कब, फूलेगा तो पों करेगा तो हाइपोटोनिक। अब बताए थे वक्र आकार की सुरक्षा कोशिका किसमें उपस्थित है। देखो वक्र आकार समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में देखो, किडनी शेप गार्ड सेल किसमें मौजूद होता है, किडनी शेप गार्ड सेल आर प्रेजेंट इन। तो किडनी शेप का जो किडनी आकार का जो शेप है वह कौन से गार्ड सेल में मौजूद होगा, किडनी आकार का जो गार्ड सेल है वह किस में मौजूद होगा, मोनोकॉट में कि डाइकॉट। तो हम बताए थे कि डाइकॉट में, जबकि मोनोकॉट में कैसा शेप का मौजूद होता है, तो डम्बल शेप। तो किडनी से पूछ रहा है तो किस में मौजूद होगा, एक बिजली पत्री पादप में, मोनोकॉट में। डम्बल शेप किस में मौजूद होता है, डम्बल शेप डाइकॉट में। डम्बल शेप किस में मौजूद होता है, गार्ड सेल डाइकॉट पौधा में। तो डाइकॉट कौन है, जो मोनोकॉट नहीं है। अब मोनोकॉट कौन है, मैंने 3 थाली से याद कराया था। मूंगफली है मोनोकॉट, तो मूंगफली है डाइकॉट। चना क्या है, मोनोकॉट है, डम्बल से प्रेजेंट होगा मोनोकॉट में। तो गेहूँ क्या मोनोकॉट है, एक बिजली पत्री पादप है। और 3 थाली को आप हमेशा देखें और सॉल्व करने का ऐसा सवाल कोशिश करें। सेल एसोसिएटेड विद गार्ड सेल, गार्ड सेल के बगल में कौन सा सेल होता है जो गार्ड सेल के चारों तरफ से घेरा रहता है, सब्सिडरी सेल। ये फिगर दिखाए थे, यहाँ देखो क्या होगा, सब्सिडरी सेल। फिर से यहाँ बोल रहा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर थ्रू स्टोमाटा इज द फंक्शन ऑफ। तो बताए थे ना, स्टोमाटा को खोलता है या बंद कौन करता है, गार्ड सेल। टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, मतलब कि छोटा छोटा छिद्र लीफ के सरफेस पे मौजूद होता है, इसको क्या कहते हैं, स्टोमाटा, रंध्र। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है, रंध्र, स्टोमाटा। ये बिहार रसायन में पूछा था। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाता है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाएगा। इस सवाल को खुद बना के दिखाओ, सोचो, सोच लिए, पॉज करके सोचो। बोल रहा है कि गार्ड सेल में जब पानी अंदर जा रहा है, तो देखो पानी क्या बोल रहा है, जल अंदर जाएगा। तो जल जब अंदर जाएगा तो स्टोमाटा का मुंह क्या कर देगा, ये गार्ड सेल खोलेगा कि बंद करेगा। तो अंदर जाने पे गार्ड सेल स्टोमाटा का मुंह खोल देता है तो खुला होगा। पानी बाहर निकलने पे या गार्ड सेल स्टोमाटा का मुंह क्या कर देता है, बंद। लेकिन अंदर जाने वाली बात कर रहा था, अंदर जाने पे स्टोमाटा का मुंह खोल देगा। यही इंग्लिश में भी लिखा है, वेन वाटर इंटर्स द गार्ड सेल दे विल स्वेल अप एंड ओपनिंग द स्टोमाटा ओपन। जब डैश उनमें प्रभावित होगी जिससे रंध्र छिद्र खुल जाता है तो रक्षक कोशिकाएं सूज जाती है। रंध्र क्या होगा, खुल जाएगा, स्टोमाटा खुल जाएगा। और कब, पानी उनी के जाने होने से, जल। स्टोमाटा सेल क्या चीज़ से बना रहेगा, स्टोमाटा का जो गार्ड सेल है क्या चीज़ से, कौन सा टिश्यू से बना रहेगा। तो ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। जो स्टोमाटा के अंदर जो ये गार्ड सेल है यह एपिडर्मल टिश्यू से बना रहेगा। पादप में कोशिका जीव द्रव्य संकुचन को किस रूप में परिभाषित करते हैं। बड़ी टफ इंडी, ये समझ नहीं पाओगे ये सब शब्द। तो इसी कारण क्वेश्चन को कहते हैं इंग्लिश में भी देखो, अब इंग्लिश में देखो समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में कह रहा है प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट इज कॉल्ड डिफाइंड एज। तुम बताए थे कि प्लाज्मोलिसिस कब होती है प्लांट में, तो जब सेल को हाइपरटोनिक में रखे कि हाइपो में। तो हाइपरटोनिक में 2 चीज़ बताए थे, 2 चीज़ होता है। जब सेल को हाइपरटोनिक में रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो इस समय प्लाज्मोलिसिस भी होता है और एक्जोऑस्मोसिस भी होता है। तो ये हो जाएगा। चलो दिखा दे कहाँ से है। देखो जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एक्जोऑस्मोसिस भी होता है और प्लाज्मोलिसिस भी। तो जब सेल को अंदर रखेंगे
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो प्लाज्मोलिसिस भी होगा और हाइपरटोनिक भी, इंडोऑस्मोसिस भी। प्लाज्मोलिसिस इन ए प्लांट सेल ऑकर ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस क्यों होता है? तो प्लाज्मोलिसिस होता है सेल में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? सेल पचक जाएगा। जब सेल पचक जाएगा तो सेल से पानी बाहर निकलता है। सेल से पानी बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्जोऑस्मोसिस। और जहाँ एक्जोऑस्मोसिस और प्लाज्मोलिसिस बताए थे ना, ये दोनों प्रक्रिया किस में होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो ये होगा जो पानी बाहर, जो अब हमको प्लाज्मोलिसिस करना है, हाइपरटेंशन हो गया, हम पचक गए, ऐसे याद कर सकते हो। ये सवाल बता दो, पौधों की जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा? मतलब कह रहा है पौधे जो है, ये पौधा है तो ये जल का अवशोषण जड़ के माध्यम से करता है अपने ऊपर। तो ये कौन सा प्रक्रिया होगा? तो जल का अवशोषण। जल का इधर उधर जाना पौधा में क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। दो सब बताए थे। जल के लिए बताए थे ऑस्मोसिस, और डिफ्यूजन के लिए बताए, गैस के लिए बताए थे डिफ्यूजन। तो चुनो इसमें से ऑस्मोसिस कौन लिखा हुआ है? ऑस्मोसिस का हिंदी होता है परासरण। ऑस्मोसिस, इसका मतलब होता है कि पानी, पौधे में जल का इधर उधर जाना। अब कौन प्रक्रिया से, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से पानी और खनिज को जड़ों से पत्तों तक अवशोषित करने में मदद करेगा? अवसादन, संक्षेपण, संचय, वाष्पोत्सर्जन। इसका मतलब है ट्रांसपीरेशन। कह रहा है कि किस प्रक्रिया के माध्यम से जड़ों से लेके, मतलब ये जड़ है तो जड़ में मिट्टी है, खनिज है, पानी है, लेकिन ये मिट्टी, खनिज, पानी जड़ से उठ के इस पत्ते में भी आ जाए, मिट्टी, एक खनिज और पानी, तब बताए थे ट्रांसपीरेशन प्रक्रिया से ये मदद करता है। ये क्या करेगा? ट्रांसपीरेशन एक खिंचाव बल लगाता है पानी खींचने के क्रम में। जब पानी खींचता चला आ जाता है, इसी बहाने नीचे का मिट्टी और खनिज, पानी पत्ती में भी आ जाता है। तो ये ट्रांसपीरेशन का क्या एडवांटेज है, फ़ायदा, उसमें ये पॉइंट को मैंने डिटेल में डील किया था। अब हो गया ये ट्रांसपीरेशन का सारा सवाल सॉल्व, लेकिन आपको एक और वीडियो देखना है। पहले ये मेरे वीडियो देखने के बाद आपको ये चैनल को भी देखना है। आपको जाना है, सर्च मारना यूट्यूब पे ट्रांसपीरेशन बाय स्टडी ट्यूब। उसके बाद ये वाली वीडियो खुलेगा और आप देख लीजिएगा, तो पूरा आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। बाय, ऑल द बेस्ट। जय